अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाक़या सुनिए। एक मोहल्ले में एक डेंटिस्ट थे, किसी मोहल्ले में दुकान थी उनकी। वो उनका पड़ोसी ही एक दफ़ा उनके पास आया बत्तीसी बनवाने के लिए। पूरे का पूरा दांतों का सेट उसने बनवाना था, चूँकि मोहल्लेदारी थी। कहने लगा डॉक्टर साहब आप मुझे दांत बनवा के दे दें तो पैसे मैं कुछ अरसे के बाद आपको दे देंगे। मुरब्बतन डॉक्टर साहब ने उनको दे दिया, बिल भी दे दिया और दांत भी उनके फिट कर दिए। तो वादे के मुताबिक उन्होंने पैसे ना दिए बंदे ने। कुछ अर्सा गुजर गया तो डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा पैसे मांगे। बंदे ने हर दफ़ा कभी आएँ बाएँ शाएँ कर जाता, टाल मटोल कर देता, आज कल करके टालता रहा मामले को। तो 1-1.5 साल गुजर गया। होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि मोहल्ले की किराने की दुकान पे दोनों का आमना सामना हुआ। डॉक्टर साहब ने अपने पैसे मांगे और जवाब में उस बंदे ने थोड़ी सी बदतमीज़ी की और थोड़ी गालम गलोच हुई, लड़ाई बढ़ गई। और जनाब बढ़ते बढ़ते मामला इस हद तक पहुंच गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। और हाथापाई करते करते, लड़ाई करते करते हुआ ये कि उस बंदे ने जी डॉक्टर साहब ने दंदी वढ़ दी, काट लिया जी दांतों से। तो डॉक्टर साहब को गुस्सा बहुत आया, उन्होंने केस कर दिया, अदालत में चले गए। और जब बयान देने लगे तो डॉक्टर साहब ना जी रोने लग गए। किस लिए? उन्होंने रोते रोते अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उनका जज साहब बात यह है कि मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं कि इसने मुझसे वादा खिलाफ़ी की, मेरे पैसे मार लिए, उधार कर लिया, मेरा टाइम लगाया, मैंने अपने पैसे लगा के, एनर्जी लगा के इसकी ट्रीटमेंट की और इसने मुझे पैसे नहीं दिए। इन सब बातों पे मुझे इतना गुस्सा नहीं है। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे है कि जेड़े दंद मैं इनू बना के दिते उन्होंने दंदा नाल ही इन्हें मैनू दंदी वड्डी। मतलब जो मैंने इनका काम किया उसने वही मेरे खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। और ये तो एक वाक़या हुआ। ये तो खैर एक थॉट वाक़या हो सकता है। एक सच्चा वाक़या सुनिए जी। हिस्ट्री क्या कहती है? कहते जी ऐसा हुआ कि चीफ एग्जेक्टिव मुल्क का इजलास की सदारत कर रहा था और मुद्दा ज़ेरे बहस था जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो रहे हैं तो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको लगाया जाए। और प्रमोशन पाने वाले जो जर्नैल थे उनके नाम सामने थे। बहस हो रही थी इस बात पे, कोशिश ये की जा रही है, आपको पता ही है सूरत हाल क्या होती है, कि अपने हाथ का बंदा लगाया जाए जो ज़्यादा ख़राबी ना करे। कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा था और बड़ा मामला ज़ेरे बहस था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। कि चीफ एग्जेक्टिव साहब की नज़र पड़ी कि वो जो मीटिंग रूम था उसके वो जो कोने पे दरवाजे के साथ एक ब्रिगेडियर साहब खड़े हैं और वो चाय में बिस्कुट डबो डबो के खा रहे हैं। चीफ एग्जेक्टिव साहब के दिमाग में फ़ौरन क्लिक हुआ कि यार ये जो बंदा है ना, ये मुझे पेंडू सा और सादा सा लग रहा है जो चाय में बिस्कुट डबो डबो के खा रहा है। पता कराओ यार ये कौन है, तो क्यों ना इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए। तो पता चला गया, कहते जी ये तो बंदा अभी 2-3 जो स्टेप्स नीचे है प्रमोशन के हिसाब से। कहते कोई बात नहीं, उसकी फ़ाइल मंगवाई गई, उन्हें कई लोगों को बाईपास करके प्रमोट किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। लेकिन हुआ क्या कि जब वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसने उसी चीफ एग्जेक्टिव को बाद में फांसी दी। चीफ एग्जेक्टिव थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वो बंदा था जनाब, आप समझ गए होंगे, जनरल ज़ियाउल हक। ये एक वाक़या हुआ। अगला वाक़या सुनिए। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जनाब वैसे ही किसी इजलास में फ़ैसला किया गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ऊपर लाया गया। 1-2 जर्नैल को बाईपास करके प्रमोट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। और बाद में उसने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, हुकूमत का तख्ता उल्टा, वो भी आपके सामने है। तो जनाब इससे आगे चलिए, हिस्ट्री फिर रिपीट करने लगी है अपने आप को। वही परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत है जनाब। बेनज़ीर को NRO के तहत वापस आने के लिए कहा गया या उसने वापस आने का एग्रीमेंट किया, वापस आई, जलसा हुआ, असैसिनेशन हुई बेनज़ीर की। तो वही वाक़या बाद में बुनियाद बना परवेज़ मुशर्रफ को कुर्सी से हटाने के लिए। तो आप देखें इन सारे वाक़यात में एक बात तो मुश्तरका है कम अज़ कम, कि जिसने किसी को तरक्की दिलाई, जिसने किसी की मदद की, उसको ऊपर लाया गया। लीगल इलीगल ये बात का मसला है। जो किसी को ऊपर लाया गया और जो ऊपर आया उसने ऊपर आके उसी की टांग खींची जो उसको ऊपर लेके आया था। ये है जनाब लेंज़ लॉ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहता है जनाब लेंज़ लॉ? शुरू करते हैं जनाब फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। आप देखिएगा जैसे जैसे बात आगे चलेगी ये सारे मामलात अब लेंज़ लॉ की डेफिनेशन ही हैं जो भी बयान किए गए हैं।
फैराडे लॉ क्या है जनाब, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उसके अपोजिट होती है। तो बात यह है जनाब कि इंड्यूस होने वाली ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट क्यों होती है, ये उसे अपोज करती है। इंड्यूस होने वाली ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। कैसे अपोज करती है? जिस आदमी को प्रमोट करके आप ऊपर लेके आए हैं वो अपनी उसी कुर्सी का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जा रहा है जिसने उसको ऊपर लेके आया था, जो उसको ऊपर लेके आने की वजह बना था। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज अपोज्ड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन ये बता रहा है, इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है लेंज़ेस लॉ। यानी हम ट्रूली ये कह सकते हैं कि लेंज़ेस लॉ स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर फैराडे लॉ एंड्स अप। वो जहां पे खत्म होता है वहां से ये शुरू होता है। तो जनाब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोज्ड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ को कैसे अपोज करेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज अपोज करेगी। किस तरह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के नतीजे में करंट इंड्यूस होगा, और वो जो इंड्यूस होने वाला करंट है, यूं कह लीजिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज है वो ईएमएफ को अपोज करेगी अपने करंट की मदद से। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज नहीं कर सकता ईएमएफ को। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उस ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह से होती है कि उसके नतीजे में जो करंट इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली को अपोज करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपोज करती है अपने करंट की वजह से। इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपने करंट की वजह से, अपने करंट की मदद से मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली को अपोज करती है। यानी देखिए ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हुई है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, और उस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ ने अपने इफेक्ट की मदद से, अपने करंट की मदद से अपोज करना शुरू किया उस वजह को, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली को अपोज करना शुरू किया, उस वजह को अपोज करना शुरू किया जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुई थी, ये करंट इंड्यूस हुआ था। तो लेंज़ेस लॉ में ये बात आपने, ये की पॉइंट है, पहला ख्याल रखिएगा कि आपने ये नहीं कहना कि इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपोज करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। या तो आप ये कहेंगे ज़्यादा बेहतर तौर पे कि इंड्यूस होने वाला करंट अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। अगर आपको ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है कि फार्मूले में तो ईएमएफ है और सर जी आप करंट का नाम ले रहे हैं, तो फिर आप यूं कह लीजिए कि इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपने करंट की मदद से अपोज करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो लेंज़ेस लॉ में इन एक्चुअली ईएमएफ की बात नहीं हो रही, करंट की बात हो रही है। सिर्फ ईएमएफ की पोलैरिटी ही ऐसी होगी कि अपोजिट होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, लेकिन सिर्फ ईएमएफ अपोज नहीं कर सकती जब तक के करंट ना हो। करंट होगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज को अपोज किया जाएगा। और कैसे अपोज किया जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, आइए जनाब मामला जरा समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। ये हमारे पास है जनाब आली एक कॉइल जिसकी n टर्न्स हैं। ये कॉइल एक्चुअली ऐसे नज़र आ रही है आपको, लेकिन ऐसे रखी हुई है इस तरह से, और इस कॉइल के करीब एक मैग्नेट को लेके आया जाएगा। ये जनाब पहले मैं ज़रा पसीना साफ कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद सैंपल मैग्नेट यहाँ से उठाते हैं। ये मैग्नेट आप समझ लीजिए बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो ये ऐसे ये वाला मैग्नेट कॉइल के करीब लेके आएंगे या दूर लेके जाएंगे, फिर देखते हैं जनाब क्या होगा। तो जनाब बेआली आइए ये काम शुरू करते हैं। ये देखें ये हमारे पास कॉइल है, आप इस मैग्नेट को, ये इसका नॉर्थ पोल है, आप इस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आते हैं। देखिए जी ये बात हम प्रीवियस वीडियोस में इतनी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आएंगे तो इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद में इजाफा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी,
तो ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कॉइल में, और चूंकि सर्किट कंप्लीट है, लूप कंप्लीट है, तो ईएमएफ के नतीजे में करंट इंड्यूस होगा। जनाब आली अब कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। फिर से याद रहे कि ये कॉइल ऐसे है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एक बार मैग्नेट को पुश करेंगे, आप कॉइल के करीब लेके आएंगे, तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसके नतीजे में करंट इंड्यूस होगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंड्यूस होने वाला करंट है कौन सी सिमत में होगा। या तो ये करंट ऐसे हो सकता है और या फिर ये करंट ऐसे हो सकता है। हम दोनों ही तरीकों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, फिर फैसला आप कर लीजिएगा कि कौन सी सिमत में पैदा होने वाला करंट लॉजिकली सही है या हकीकत के करीब है या कॉमन सेंस को अपील करता है। तो खुद ही पता चल जाएगा जी कि करंट किस सिमत में इंड्यूस होगा, कौन सी सिमत में करंट पैदा होगा। तो जनाब बारी बारी हम दोनों डायरेक्शन में सपोज करते हैं कि करंट इस तरह से और इस तरह से दोनों ही सिमतों में डिस्कस कर लेते हैं। चले जी, पहले मरहले में हम ये करते हैं, फर्ज करेंगे करंट पैदा हो रहा है ऐसे, करंट इंड्यूस हो रहा है जी ऐसे। तो अब अगर आप मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आएंगे, कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। लो जनाब ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये इस सिमत में है। अगर इंड्यूस होने वाला करंट ऐसे है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। जाहिर है कॉइल में करंट अगर पैदा होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये कॉइल भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो अगर करंट ऐसे इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चले बनाते हैं जी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कॉइल का ये वाला सिरा साउथ पोल के तौर पे बिहेव करेगा और ये वाला सिरा नॉर्थ पोल के तौर पे बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जनाब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे करके बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ किस वजह से, इंड्यूस होने वाले करंट की वजह से। और करंट किस वजह से इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से। और ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हुई, इस मैग्नेट के कॉइल के करीब आने की वजह से। इसका मतलब यह है कि जो करंट इंड्यूस हुआ और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, यह किस वजह से पैदा हुआ है, इस मैग्नेट के कॉइल के करीब आने की वजह से। आप मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आते हैं, करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन हमने ये फर्ज की है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल ये है। तो इसका साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो ही अट्रैक्ट करेगा तो ये मैग्नेट क्या होगा जनाब, इस कॉइल की तरफ ज्यादा तेजी से नहीं जाएगा। जब मैग्नेट कॉइल की तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा तेजी से करीब को जाएगा फ्लक्स में तब्दीली उतनी ही ज्यादा होगी, फ्लक्स में तब्दीली ज्यादा होगी, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। और जब ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी तो उसके नतीजे में करंट भी ज्यादा इंड्यूस होगा, करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और ये और भी ज्यादा फोर्स के साथ इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नतीजा क्या होगा, मैग्नेट और ज्यादा तेजी से जाएगा। हमने तो इसे हल्का सा धक्का दिया था, थोड़ा सा करीब लेके आए थे, पोला पोला सा, लेकिन हुआ क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ इसने मैग्नेट को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना शुरू किया, जिसके नतीजे में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा हो गया, ईएमएफ और ज्यादा इंड्यूस हुई, करंट और ज्यादा इंड्यूस हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसने इस मैग्नेट को और ज्यादा अपनी तरफ खींचा। नतीजा क्या होगा जी, इसकी स्पीड और ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे ये कॉइल के करीब जाएगा इसकी स्पीड ज्यादा होती जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा, करंट ज्यादा होता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होता जाएगा और तेजी से खींचेगा। मतलब जनाब कि आप एक दफा हल्का धक्का दे दीजिए और फिर खड़े होकर तमाशा देखिए। अब क्या हो रहा है, ये खुद ही कॉइल की तरफ दौड़ा जा रहा है और जैसे जैसे कॉइल की तरफ जा रहा है वैसे वैसे पैदा होने वाला करंट ज्यादा होता जा रहा है। क्या ये बात आपकी कॉमन सेंस में आती है कि आप एक दफ़ा हल्का सा पुश करके छोड़ दें, हल्का सा धक्का मार के छोड़ दें, और जब आप धक्का मार के छोड़ दें तो उसके नतीजे में ये खुद ही कॉइल की तरफ चलता जाए। अब आपको मजीद धक्का मारने की ज़रूरत ही ना रहे और लम्हा ब लम्हा, इंस्टेंट टू इंस्टेंट करंट जो पैदा हो रहा है कॉइल में ये ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होता जाए। इसका मतलब ये है कि ये देखें ना, करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, जनरेटर है ये। तो क्या ये तो फिर मौज लग गई हमारी। क्या ये बात ऐसे नहीं बन रही फिर कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हल्का धक्का मारे, उसके बाद पेट्रोल का, डीजल का या गैस का खर्चा वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। आपने हल्का सा एक इनिशियल पुश दे दी, हल्का धक्का मार दिया और उसके बाद ये खुद ही चलता जा रहा है और वक्त के साथ साथ
करंट ज़्यादा होता जा रहा है, और जैसे जैसे करंट ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे इतना ज़्यादा हो सकता हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। दफ़ा करें वापडा को, दफ़ा करें गवर्नमेंट को, सारे जनरेटर, सोलर पैनल, यूपीएस खसमा खाएं सारे। तो एक दफ़ा बस सवेरे सवेरे उठ के हल्का सा, बल्कि सवेरे सवेरे किया, एक ही दफ़ा जनाब हल्का सा धक्का मार दें और बाद में सारी उम्र ये खुद ही चलता जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है बगैर एनर्जी खर्च किए। एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, बगैर एनर्जी खर्च किए एनर्जी नहीं मिल सकती। तो जनाब ये बात तो समझ में नहीं आती, और ना ही ये बात कॉमन सेंस में आती है कि एनर्जी खुद ही पैदा होती जा रही है, सिर्फ एक आपने नीचे हल्का सा धक्का मारा। ये तो आपको लगातार एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। अगर आप एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट को धक्का मार रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है, करंट पैदा हो रहा है। बगैर मैकेनिकल एनर्जी खर्च किए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा हो सकती है जी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात कोई मज़ा नहीं आया, नहीं। चलें जी, अब हम दूसरी लॉजिक में बात करते हैं। दूसरी लॉजिक कौन सी है कि जब आप मैग्नेट को क्वाल के करीब लेके आते हैं तो क्वाल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेकिन अब हम ये सपोज करने वाले हैं कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि करंट ऐसे की बजाय करंट ऐसे हो। क्वाल को करीब, मैग्नेट को करीब लेके आना है और करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा कि पहले से अपोजिट बनने वाला है। अब ये वाला इसका साउथ पोल और ये वाला इसका, सही समझिए आप, अगर ऐसा हो, फर्ज करें, पहले भी फर्जी किया था, अभी फर्जी कर रहे हैं, फिर दोनों में से जो फर्ज किया हुआ ज्यादा बेहतर लगेगा वो हम अडॉप्ट कर लेंगे। चलें जी, तो अब अगर आपने मैग्नेट को इधर को धकेला और उसके नतीजे में क्वाल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आई, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ ऐसे, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से पैदा हुआ? करंट की वजह से। करंट किस वजह से पैदा हुआ? ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ किस वजह से पैदा हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज की वजह से। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किस वजह से आई? मैग्नेट की पुश की वजह से। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ मैग्नेट की पुश की वजह से। मैग्नेट को धक्का मारा, करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। लेकिन अब इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है, दोनों नॉर्थ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो आपको धकेलना क्या होगा? मुश्किल होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसे रिपल्शन मिल रही है, अपोजिशन मिल रही है। लो जी, आपको धकेलना जरा मुश्किल हो रहा है। आप चाहते हैं जरा ज्यादा करंट पैदा करना, करंट ज्यादा करने के लिए ईएमएफ ज्यादा करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा करें, ज्यादा जोर से धकेल लें। तो आप ज्यादा जोर से धकेलने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जोर से धकेलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इसे रिपेल भी उतना ही ज्यादा करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना आप ज्यादा करंट हासिल करना चाहते हैं उतना आपको ज्यादा जोर से धकेलना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगी। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, करंट ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जोर से मैग्नेट को धकेलना पड़ेगा। अब आप पहली बात तो ये देखें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है किस वजह से पैदा हो रहा है? मैग्नेट की पुश की वजह से। इस पुश की वजह से, मैग्नेट को धकेलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और इसने पैदा होते ही अपोज करना शुरू कर दिया उस मैग्नेट की पुश को, उस वजह को जिसकी वजह से ये पैदा हुआ। कहते हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं, कि वो जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, पहले छोटे छोटे होते हैं, माँ बाप उन्हें सिखाते हैं, फैशन भी सिखाते हैं, पढ़ाते लिखाते भी हैं, ज़िंदगी के मामलात के बारे में भी सिखाते हैं। वही बच्चे जब ज़रा बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप को क्या कहते हैं? जी तो की पता ज़माने का, आपको क्या पता? वो उस वजह को अपोज करते हैं जिस वजह से वो पैदा हुआ था। ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होते ही उस वजह को अपोज करने लग गया। अब चाहे डॉक्टर की दंदी वाली एग्जांपल ले लें, चाहे आप जनाबे आली जो आपको पॉलिटिकल एग्जांपल्स दी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से, आपकी ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा, सारी दुनिया में ऐसा ही है। ये लेंस हर मुल्क के लिए एप्लीकेबल है। तो चाहे आप वो सारी एग्जांपल्स देख लीजिए कि ये पैदा होते ही अपोज करना शुरू कर देता है किसको? उस वजह को जिस वजह से ये पैदा हो रहा था, जिस वजह से ये
प्रोड्यूस हुआ था, उसी पुश को इसने अपोज करना शुरू किया। और ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेंज़्स लॉ क्या है? इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि अगर आपने ज्यादा एनर्जी हासिल करना है तो ज्यादा एनर्जी खर्च कीजिए, और कम एनर्जी हासिल करना है थोड़ी एनर्जी खर्च कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा करंट हासिल करना, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, पुश ज्यादा करेगा, आपको ज्यादा जोर लगा के धकेलना पड़ेगा, पुश ज्यादा करना पड़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगी अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करना चाहते हैं। ये बात कॉमन सेंस में आती है, पहली बात नहीं आती थी, वो तो बगैर एनर्जी खर्च किए एनर्जी मिल रही थी। यहां पे आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी ज्यादा एनर्जी आप हासिल करना चाहते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस मैग्नेट को पीछे को खींचते हैं। जब पीछे को खींचेंगे तो क्या होगा जी? इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में कमी आएगी। जब फ्लक्स में कमी आएगी फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अब जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी बल्कि ऐसे हो जाएगी। तो क्या होगा जनाब के अब हम इस मैग्नेट को वापस लेके जा रहे हैं। तो जनाब आली यहां पे चलें, अब जैसे जो मार्कर हाथ में आ गई कोई बात नहीं। तो जनाब ऐसे करके ये साउथ पोल बन गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप मैग्नेट को पीछे को खींच रहे हैं। जब पीछे को खींचेंगे कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में कमी आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। लेकिन उसका अब यहां पे बनेगा साउथ पोल। करंट की ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स हुई, करंट रिवर्स हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के पोल रिवर्स हुए। अब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अब आप इसे वापस खींचने लगे हैं तो ये इसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ये इसे इधर को खींचेगा। नतीजा क्या होगा? आपको वापस खींचना मुश्किल हो जाएगा। पहले आप धकेल रहे थे, उस धकेलने को अपोज किया जा रहा था, वापस आ रहे हैं तो वापस खींचने को भी अपोज किया जा रहा है। तो बात ये नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पैदा होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करता है, ये नहीं है। पहले अपोज कर रहा था, अब ये सपोर्ट कर रहा है। पहले रिपेल कर रहा था, अब अट्रैक्ट कर रहा है। ये असल में उस चेंज को अपोज कर रहा है जिसकी वजह से ये पैदा हुआ। इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपने करंट की मदद से उस चेंज को अपोज कर रही है जिस चेंज की वजह से ये पैदा हो रही है। वो चेंज क्या है? अगर मैग्नेट की पुश है तो उसको अपोज किया जाएगा, पुल है तो उसे अपोज किया जाएगा, उसका धकेलना है या खींचना है उसको अपोज किया जाएगा। यानी जब आप एनर्जी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपसे एनर्जी का खर्चा कराया जाएगा। ये इतराज नहीं करना कि सर जब आप मैग्नेट को धकेल रहे थे वो तो कॉइल के अंदर घुस के दूसरे पास से निकल जाएगा। हम उतने पीरियड की ही बात कर रहे हैं जब तक ये कॉइल के अंदर नहीं घुस जाता। तो अगर जनरेटर बाकायदा बनाना होगा, हम आगे जाके अगली वीडियोस में बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वहां पे देखेंगे कि फिर सेटअप कैसे किया जाता है। तो ये तो इस कॉइल के लिए था कि इंड्यूस होने वाला करंट। अब आप देखें जो लेंज़ लॉ में शुरू में बात हुई कि लेंज़ लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं करता, इंड्यूस्ड करंट की बात करता है। क्यों? कि जब आप मैग्नेट को यहां धकेलेंगे तो यहां से कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर सर्किट कंप्लीट ना हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब करंट इंड्यूस नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा तो इस मैग्नेट को सपोर्ट या अपोज फिर कौन करेगा? फिर नहीं करेगा ये। तो फिर क्या होगा? ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसे है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रही है, लेकिन बगैर करंट के ये अपोज प्रैक्टिकली नहीं कर सकती। लेकिन उसका हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि जब सर्किट से करंट गुजरेगा तो हमारा बल्ब चलेगा, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, लाइट चलेगी या जो भी आपको एनर्जी मिलेगी। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है ये एनर्जी आपको अवेलेबल नहीं हो रही है। तो उसका तो फिर आपको जब तक आप एनर्जी खर्च ही नहीं कर रहे तो पैदा करने के लिए जोर भी इतना नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब आप एनर्जी खर्च करेंगे, करंट यहां पे पैदा होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन होगी तो उसको अपोज किया जाएगा। फिर आपकी मैकेनिकल एनर्जी का खर्चा शुरू होगा। गाड़ी खड़ी हुई है तो उसमें तो कंज्यूम नहीं करनी एनर्जी, जब वो चलेगी, इंजन स्टार्ट होगा तब कंजम्पशन शुरू होगी ना जी। तो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ अपने करंट की मदद से अपोज करेगी। तो लेंज़ लॉ डील्स विद द इंड्यूस्ड करंट,
नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगरचे बात यहीं से शुरू होती है तो यहां नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपोज करती है अपने करंट की मदद से किसको, उस वजह को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रही है। चलें जी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल हम मोशनल ईएमएफ में और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये एग्जांपल हम डिस्कस करके आए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है जी, ये कंडक्टर है, एल इसकी लेंथ है और ए और बी इसके दो सिरे हैं। इस कंडक्टर को हम ड्रैग करते हैं, हम इसको ड्रैग करते हैं जनाब आली, इधर को फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स इसको मैं नाम देता हूं अब ई एक्सटर्नल, सॉरी एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल या एफ अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स हम यहां पे लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ। ये फोर्स लगा के हम इसे खींचते हैं इधर को। जब आप इस कंडक्टर को ड्रैग करेंगे और v वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ये कंडक्टर इधर को मूव करेगा v वेलोसिटी से, इसका मतलब है कि इसके अंदर मौजूद चार्ज कैरियर v वेलोसिटी से इधर को मूव करेंगे। जब चार्ज कैरियर मूव करेंगे v वेलोसिटी से इधर को, तो चार्ज कैरियर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो उन पर फोर्स लगेगी कौन सी, ये फोर्स होगी बेटा जी मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू QVB। साइन थीटा नहीं लिखा मैंने, थीटा 90 है यहां पे। चलो जी, तो जनाब चार्जेस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से चार्जेस मूव करेंगे। देखें ना ये राइट हैंड पाम रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्जेस की वेलोसिटी और जनाब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्जेस की वेलोसिटी ऐसे है, तो फोर्स लगेगी किधर को, इधर को। तो जो ही आप चार्जेस को इधर को धकेलने की कोशिश करेंगे, इस कंडक्टर को इधर को ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो चार्जेस पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स QVB वाली। ये ऊपर को मूव करेंगे, चार्जेस ऐसे मूव करेंगे, ये हायर पोटेंशियल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट शुरू हो जाएगा सर्किट से। मतलब करंट की सिमत किधर को होगी, यहाँ पे A और B के दरमियान करंट किधर को होगा, A से B की तरफ को करंट होगा। तो जनाब ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे करके लगेगी चार्ज कैरियर्स पर, करंट ऐसे हो जाएगा। अब जरा देखिए तो यहीं पे एक और फार्मूला भी अप्लाई होने लगा है कि अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो कंडक्टर में से करंट गुजरने की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स अमल करेगी कौन सी फोर्स, ILB साइन थीटा वाली, थीटा यहां भी 90 है। F इज इक्वल टू ILB, तो इसे हम लिखते हैं जनाब ये करंट की वजह से फोर्स है FI लिख दीजिए। चलें कंडक्टर में से करंट गुजरने की वजह से फोर्स लगेगी, ये फोर्स किस सिमत में लगेगी, I करंट गुजर रहा है कंडक्टर में से ऊपर को, तो फोर्स किधर को लगेगी, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है 14 चैप्टर के शुरू के लेक्चर्स में, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत ये है, करंट की यानी कंडक्टर की लेंथ की सिमत ये है और फोर्स लगेगी हथेली की सिमत में। देखें जनाब मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे बाहर से अंदर को, करंट है ऐसे ऊपर को और फोर्स लगेगी किधर को, करंट की वजह से जो फोर्स लग रही है वो किधर को लगेगी, इधर को लगेगी। तो जनाब ये फोर्स इस कंडक्टर को इधर को लेके आने की कोशिश करेगी, FILB वाली फोर्स है। आप किधर को फोर्स लगा रहे हैं, आप इस कंडक्टर को किधर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस कंडक्टर को इधर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं ऐसे, धकेल रहे हैं ऐसे इधर को, और उसकी वजह से आपके इस धकेलने की वजह से इसमें करंट पैदा हो गया ऐसे, और उस करंट की वजह से फोर्स लगना शुरू हो गई इधर को। तो ये आपकी फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। आप चाहते हैं ज्यादा करंट हासिल करना तो ज्यादा वेलोसिटी से इधर को खींचें, ज्यादा वेलोसिटी से मतलब ज्यादा जोर लगा के ज्यादा फोर्स अप्लाई कीजिए। जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे चार्ज कैरियर पे ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा वेलोसिटी से मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी चार्ज कैरियर्स पे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो ILB वाली फोर्स भी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा तेजी से आप खींचने की कोशिश करेंगे, धकेलने की कोशिश करेंगे, ये फोर्स किस वजह से पैदा हो रही है, करंट की वजह से, और पैदा होते ही इसने अपोज करना शुरू कर दिया किसको, उस वजह को जिसने इसे पैदा किया। किसने पैदा किया, करंट को। करंट किस वजह से पैदा हुआ, इधर को धकेलने की वजह से। उसने पैदा होते ही उस वजह को अपोज करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ये पैदा हुआ था, अपने ही मां बाप को अपोज करना शुरू कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ जनाब, ये उस काज को अपोज कर रहा है जिस काज से ये प्रोड्यूस हुई है, जिस काज से ये फोर्स
पैदा हुई है, मार्ज वजूद में आई है, जिसकी वजह से उसने उसको अपोज करना शुरू कर दिया। यही लेंज़ लॉ है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितना ज्यादा करंट आप हासिल करना चाहते हैं, अपोजिशन भी उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। यही लेंज़ लॉ है। तो लेंज़ लॉ इज इन परफेक्ट अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। अच्छा, अगर देखें हमने फार्मूला लगा के पहले QVB वाला फार्मूला लगाया, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और चार्ज कैरियर पर लगने वाली फोर्स ऊपर को, करंट ऐसे हो गया, तो करंट की वजह से फोर्स इधर को बाकायदा फार्मूला लगा के हमने की है। इट्स अ फैक्ट, ठीक है ये। लेकिन अगर आप ये समझें कि नहीं जी, जैसे हमने यहाँ पे अपोजिट हमने सपोज किया था पहले, यहाँ भी सपोज कर लें, चलें फर्ज कर लें कि अगर ये जो ILB वाली फोर्स है, वैसे तो है इधर को हमने फार्मूला लगाया है, यहाँ तो सिर्फ सपोज ही किया था, यहाँ तो इतराज की गुंजाइश है, यहाँ पे इतराज की कोई गुंजाइश नहीं है, हमने फार्मूला लगा के हमने सेंस के मुताबिक काम किया है। लेकिन फिर भी लेट अस सपोज, फर्ज कीजिए कि ये जो ILB वाली फोर्स है, ये इधर की बजाय इधर को हो, एक्सटर्नल फोर्स को अगर ये अप्लाई करे, इधर को होने की बजाय अगर करंट की वजह से करंट इस तरह से पैदा हो जाए, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने की वजह से करंट इस तरह से पैदा हो जाए कि ये उस वजह को सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट करेगा तब क्या होगा जी, आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, करंट पैदा होगा, करंट की वजह से फोर्स लगेगी सेम डायरेक्शन में, ये भी उधर को खींचना शुरू कर देगी, ज्यादा तेजी से मूव करेगा, ज्यादा करंट होगा, ज्यादा फोर्स होगी। अब आप फोर्स लगाना छोड़ें, आराम से बैठें, लाइफ इंजॉय करें। ये करंट पैदा होता जाएगा, फोर्स लगती जाएगी, कंडक्टर को खींचती जाएगी, खुद ही काम होता जाएगा। ये तो बन गई जनाब परपीचुअल मोशन मशीन। परपीचुअल का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक चलने वाली, वो क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, एटकोमेटिक चलने वाली। तो ये तो जनाब एटकोमेटिक, मेरा मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन हो गई, खुद ब खुद चलने वाली मशीन हो गई। ऐसी मशीनें आपको मिलती हैं फेसबुक पे, अक्सर पेजेस आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे आपने देखे होंगे कि लो जनाब देखे फलां इंजीनियर साहब हैं, फलां डॉक्टर साहब हैं जनाब, इन्होंने पानी से चलने वाली मशीन बना ली जनाब, थुक से चलने वाली मशीन बना ली, या जनाब बगैर एनर्जी खर्च किए, वो आपके सामने, वो वीडियो में तो जनाब एडिटिंग के साथ आप जो मर्जी कर लें। यहाँ तो बंदा स्टूडियो में होता है और जब मूवी रिलीज होती है पता चलता है कि वो समंदर में या पहाड़ पे खड़ा हुआ छलांग मार रहा है। तो ये तो सारा आंख का धोखा है जनाब। वो जो आपको वीडियो नजर आ रही, पता नहीं उन्होंने कैसे बनाई होगी कि बगैर एनर्जी खर्च किए वो चलती जा रही है। फिर अक्सर स्टूडेंट्स भी और चंगे भले बंदे भी मैसेज करके या दिखा के लिंक भेज के पूछ रहे होते हैं कि सर जी ये क्या वजह है, ये ऐसे सही है, ये अगर ऐसे है तो आप क्यों नहीं बनाते, आप एवं खज्जल खराब हो रहे हैं कॉलेज पढ़ा पढ़ा के। तो जनाब वो ठीक नहीं है। सीधी सी बात है जनाब, 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी का इक्को हल। बगैर एनर्जी खर्च की एनर्जी नहीं मिल सकती। जिंदगी में जब भी आप थोड़ा सा लालच करेंगे, आपको लालच नजर आएगा, कोई आपसे ये कहेगा कि बगैर पैसे खर्च किए आपको मुनाफा मिल जाएगा, कुर्रानंदाजी में आपको गाड़ी मिलेगी बगैर कुछ किए, कि मैसेज आता है जनाब मुबारक हो आपने 1 लाख रुपया जीत लिया है, आ जाओ 20,000 पहला मैनू दियो फिर ले जाओ। जब भी आपको 20,000 दे के 1 लाख मिलने का कोई लालच देगा वो फ्रॉड है। बगैर कुछ किए कहीं से कोई पैसा आने की उम्मीद अगर आपको नज़र आ रही है वो फ्रॉड है। बगैर मेहनत किए, ये तो हो सकता है कि आप इंटेलिजेंटली स्मार्टली काम करें और थोड़ा खप के ज़रा बेहतर अर्निंग आप कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बगैर खर्च किए आपको कुछ मिल जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। रब ने भी जन्नत ऐसे नहीं देनी कि जनाब बगैर कुछ कीते बैठे बैठे वेले लभ जाए, ना जी ना भाई जी। तो ये पॉसिबल नहीं है बगैर एनर्जी खर्च किए। ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो जनाब एनर्जी खर्च करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। मुफ्त का माल, ना जी ना जनाब, माल मुफ्त दिले बेरहम नहीं चलेगा। मेहनत करना पड़ेगी अगर कुछ अचीव करना है तो। बिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो जनाब मेहनत करना पड़ेगी, एनर्जी खर्च करना पड़ेगी एनर्जी हासिल करने के लिए। दैट इज लेंज़ लॉ। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, वेलकम, ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए। अगला टॉपिक अगली वीडियो में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।